नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ साझा करने वाले हैं। जो एक मॉडल टेस्ट पेपर हम कह सकते हैं, जहाँ यूजीसी और मास्टर कैडर लेवल का प्रश्न पत्र हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। 30 प्रश्न होंगे, बीच में एक गद्यांश भी होगा, उसमें से प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। तो यदि आप मास्टर कैडर और यूजीसी नेट दोनों की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य हिंदी साहित्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो सबसे पहले साथियों, हमारे पास पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखित नहीं है। तो अमृतलाल नागर जो साम्यवाद विचारधारा के थे, समाजवादी दृष्टिकोण से उन्होंने अपने उपन्यास लिखे साथियों। तो उनके आधार पर ये प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखित नहीं है। तो सेठ बांकेमल, खंजन नयन, कब तक पुकारूं, और चौथा है बूंद और समुद्र। तो साथियों, आपको पता ही है, कब तक पुकारूं ये उपन्यास जो है किसी अन्य उपन्यास का लिखा है, ना कि अमृतलाल नागर ने। तो पहला सेठ बांकेमल, खंजन नयन, दूसरा और चौथा है बूंद और समुद्र। ये जो तीन उपन्यास हैं वो अमृतलाल नागर के हैं। तो अभी होमवर्क आपको ये है कि हमें बताइए कि कब तक पुकारूं उपन्यास किसने लिखा है। ठीक है, उस उपन्यासकार का नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। भाग्यवती, ये भी उपन्यास आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं है तो सुना तो जरूर ही होगा यदि आपने हिंदी साहित्य को पढ़ना शुरू किया है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है। तो चार विकल्प आपके सामने हैं साथियों। तो सीधा विकल्प पर टिक लगाता हूँ। श्रद्धा राम फुलोरी ने इसे लिखा था भाग्यवती को। और साथियों, अभी हम एक कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि श्रद्धा राम फुलोरी किस राज्य से हैं। ठीक है, राज्य बताना है, किस राज्य से, भारत के किस स्टेट से हैं। ठीक है साथियों, पता होना चाहिए। मास्टर कैडर की परीक्षा दे रहे हैं तो आप तब तो आपको ज़रूर ही पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, जब कोई होमवर्क देता हूँ तो साथियों उसके पीछे कुछ ना कुछ राज होता है, ताकि आप किसी लेखक के बारे में अच्छी तरह से जानते हों। और अगर नहीं जानते हैं तो जब जानकारी खोजेंगे उसके बारे में तो अपने आप से ही जान जाएंगे। तो ये अपने आप से प्रयास जो है करते रहिए सीखने का। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न निर्मल वर्मा का उपन्यास है। निर्मल वर्मा साथियों बहुत ही अच्छे उपन्यासकार हैं, और इनके कहानी संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो निर्मल वर्मा का उपन्यास है साथियों। मैं सीधा टिक लगाऊंगा उस सही विकल्प पर। तो वे दिन, ठीक है, वे दिन उपन्यास उनका बहुत चर्चित रहा है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का कौन सा उपन्यास है निम्नलिखित। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है उसको लिखा था। तो कौन सा उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिलाफुल, चार विचार, ए और बी दोनों विकल्प। तो साथ ही डी आएगा, ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिलाफुल। ठीक है, जो दो उपन्यास उनके हैं। ये चौथा विकल्प गलत है, चार विचार। तो साथियों हमें बताइए चार विचार या चार विचारे नाम से किसने उपन्यास लिखा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है साथियों, गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन हैं। चार विकल्प हैं साथियों, सही विकल्प आएगा धर्मवीर भारती। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से अज्ञेय का कहानी संकलन है, अज्ञेय का कहानी संकलन कौन सा है। तो फांसी, कोठरी की बात, या जयदोल, या फिर चौथा विकल्प है ये सभी। ठीक है, तो साथियों हमें बताइए अज्ञेय का कहानी संकलन कौन सा है। ठीक है, फांसी, कोठरी की बात, जयदोल या ये सभी। साथियों जो प्रश्न पत्र है, मैंने खुद से प्रश्न नहीं बनाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फांसी नाम से कोई उन्होंने आपको बताऊं कि फांसी नाम से मुझे नहीं लगता है कि कोई उन्होंने एक कहानी संग्रह या कहानी संकलन लिखा था। हो सकता कोई एक कहानी हो, लेकिन कहानी संकलन ना तो नहीं था उनका। हाँ, कोठरी की बात और जयदोल है बिल्कुल। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा विकल्प ये दोनों सही हैं। तो ये प्रश्न के विकल्प ही यहाँ पर गलत हैं। ये सभी तो नहीं आने वाला है। फांसी कहानी संग्रह इनका नहीं है, ये जनेन्द्र जी का है। तो दूसरा और तीसरा विकल्प जहाँ पर मैं टिक लगाऊंगा सही पर, और ये सभी ये बिल्कुल गलत है। ठीक है साथियों, पहला चौथा ये दो विकल्प जहाँ पर बिल्कुल सही है, दूसरा और तीसरा। ठीक है साथियों, तो ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं कई बार।
और गलत होते हैं और फिर हमें सबूत देने पड़ते हैं। तो ये एक यूजीसी नेट की परीक्षा की पुस्तक है, उसमें से आपको प्रश्न में लाया था। तो ऐसा यदि प्रश्न आ जाएँ तो आप ज़रूर इसको कंफर्म करें परीक्षाओं में। कई बार रॉन्ग भी दिए होते हैं, तो आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जा रही है कैसे आपने सही गलत का परख करनी है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। 7वां प्रश्न है और इसमें क्या बोला गया है कि इन कहानियों का रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब जो सबसे पहले रचना छपी, फिर उसके बाद, ठीक है, जो रचना छपी मतलब सिस्टमेटिकली, ठीक है, जो पहले रचना छपी उसको पहले, और फिर उसके बाद जो छपी उसको दूसरे नंबर पर, फिर उसके बाद तीसरे, और फिर उसके बाद चौथे। तो सही विकल्प आरोही क्रम में स्थापित करना साथियों। 4 कहानियों का नाम है जहाँ पर, ठीक है, तो 4 कहानियाँ नाम हैं साथियों। तो इसे आप व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं जो सही उत्तर है वो है पहला ही, इंदुमती। ठीक है साथियों, तो इंदुमती, हार की जीत, पर्दा और राजा निर्वस्या। ठीक है, इंदुमती कहानी किसकी है जी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हार की जीत साथियों, जहाँ पर जी लिख दिए, हार की जीत, पर्दा कहानी और राजा निर्वस्या। जो तो कमलेश्वर की है। पर्दा बताइए हमें और साथ में इंदुमती बताइए। राजहार की जीत जे आपको बता देते हैं, जे है सुदर्शन जी की। हार इंदुमती को तो कई कहानीकार हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं। ठीक है, तो ये हमें ज़रूर बताइएगा कि किसकी है। वैसे ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है साथियों, तो होमवर्क हम ज़रूर देते रहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। 12वां प्रश्न है, माफ़ करिएगा, अभी हमारे पास 7वां प्रश्न था, तो अभी हमने 8वें प्रश्न पे चलना है। तो साथियों हमारे पास अभी 8वां प्रश्न है, इसे देख लेते हैं। कहानी पत्रिका, ठीक है, कहानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ कब? प्रारंभ हुआ साथियों, प्रारंभ हुआ 1955 ईस्वी। ठीक है साथियों, लेकिन माना जाता है कि 1937, 38 या 39 में भी इसको आरंभ करने के प्रयत्न हुए थे, लेकिन धन अभाव के कारण ये प्रारंभ नहीं हो सकी थी। तो 1955 में सही रूप से इसका प्रारंभ हुआ। तो साथियों आगे हमारे पास एक गद्य है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। जी हाँ साथियों, हमारे पास एक अभी गद्य है जो किसी उपन्यास का है साथियों। ठीक है, अभी इसमें से कुछ 5-6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुछ के प्रश्न मैं उत्तर दे दूंगा और कुछ के प्रश्नों के उत्तर आप उत्तर देने की कोशिश करिएगा। तो पढ़ते हैं, शुरू से मैंने व्यवस्थित कर दिया है। तो पहली पंक्ति से पढ़ते हैं। बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। ठीक है, याद रखिएगा। हम साधुओं महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इसे बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। तो साथियों ये प्रश्न मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। तो जिन्होंने गद्यांश अच्छी तरह से नहीं सुना है या हो सकता है उनको थोड़ा सा समझने में देरी लगे, तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करें और दोबारा से पढ़ें इस वीडियो को। ठीक है, मतलब इस गद्यांश से 2-3 मिनट पहले जाएं और वीडियो फिर से चलाकर पढ़ें। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न है साथियों कि उपरोक्त अवतरण का संदर्भ है, मतलब किस उपन्यास से किस रचना से जे लिया गया है, और उस रचनाकार का नाम भी साथ में विकल्पों में दिया गया है। तो साथियों विकल्प है प्रेमचंद गोदान, प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से है जे अवतरण, या फिर अज्ञेय के शेखर एक जीवनी उपन्यास से है। बहुत अच्छा उपन्यास है साथियों, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है ये। और अगला है श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के उपन्यास से है जे, जा रेणु फणीश्वरनाथ रेणु, जा मैला आंचल, दोनों में मतलब रेणु फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल उपन्यास से है। तो साथियों आपको बता देता हूँ मैला आंचल से बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी भाषा ही आंचलिक है। ठीक है, राग दरबारी में इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, और शेखर एक जीवनी में मनोविज्ञान की, हालांकि बुद्धि की बात जरूर हुई है, लेकिन उसकी भाषा शैली काफ़ी अलग किस्म की है। तो ये जो उक्ति है, अवतरण है साथियों, तो ये है प्रेमचंद के
उपन्यास गोदान में से। ठीक है साथियों, तो सही उत्तर क्या आएगा? प्रेमचंद का उपन्यास गोदान। ठीक है साथियों, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इसी गद्यांश में से क्या पूछा गया है उसके ऊपर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, उपरोक्त कथन किसका है और किसके प्रति है? ठीक है, तो विकल्प है होरी धनिया से, मेहता राय साहब से, मेहता ओंकार नाथ से, या राय साहब मेहता से। तो साथियों सही उत्तर जो आएगा वह है हमारे समक्ष पहला, होरी ने ये धनिया के लिए बोला थे शब्द। ठीक है, समझाते हुए। ठीक है साथियों, और पैसा किस किस प्रकार से विष के समान होता है ये सब समझाया था। होरी आपको पता है एक आदर्शवादी नायक है उस गोदान उपन्यास का। ठीक है, आदर्श उसमें भरे पड़े हैं, तो ये आदर्शवाद का बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटता रहता है जब भी देखो उसके आदर्श जो है अपने परिवार के प्रति, लेकिन आदर्शों से पेट नहीं भरता है। ठीक है साथियों, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 11वां प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि बिच्छू एवं डंक किसके प्रतीक हैं? ठीक है, बिच्छू एवं डंक किसके प्रतीक हैं? बुद्धि संपत्ति के, धन अधिकार के, जश भाग्यशा के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ये आपको बता दो, बिच्छू और डंक जहाँ पर किसी के भी प्रतीक नहीं हैं। ठीक है साथियों, ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। 12वां प्रश्न है हमारे सामने। तो जी हाँ साथियों, 12वां प्रश्न है हमारे सामने, तो इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न है इस प्रकार से, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या दिया जाना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति को क्या दिया जाना चाहिए? पहला विकल्प है अधिकार, दूसरा सम्मान, तीसरा नेतृत्व, या डी है ये तीनों। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिमान व्यक्ति की बात यहाँ इस गद्यांश में हुई है और कहा जा रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। आप वीडियो को रिवाइंड करके गद्यांश को अच्छी तरह से द्वारा हमारे साथ पढ़ सकते हैं। तो सम्मान, रिस्पेक्ट देने की बात की गई है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पढ़ते हैं जी। आपने खुद इसका उत्तर देना है हमें, और होमवर्क आपको दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे दीजिएगा जाकर। बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? सर्प से, बिच्छू से, नेता से, या इनमें से कोई नहीं। जी आपके लिए होमवर्क है साथियों, ये होमवर्क हमें कमेंट सेक्शन में देखकर जरूर जाइएगा। और साथियों आप उत्तर दे नहीं रहे हैं इन दिनों, तो आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए हमारे साथ, हम आपको होमवर्क भी अवश्य देते रहेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, जे अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं। सोया हुआ जल किसका उपन्यास है साथियों? ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 15वां प्रश्न है, क्या है 15वां प्रश्न में? जनेन्द्र के उपन्यासों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहला जो उपन्यास आया उसको लिखना है। तो साथियों आपको पता ही है कि सबसे पहला जो उनका उपन्यास आया था वो था परख। ठीक है, परख, फिर उसके बाद सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, फिर आगे। तो ये लड़ी है इस प्रकार से ये उपन्यास श्रृंखला की। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। 16वां प्रश्न है हमारे समक्ष, ये तो बिल्कुल ही आसान है। मोहन राकेश को यदि आपने पढ़ा होगा, उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास उच्च कोटि के हैं, और ख़ास करके उनके नाटकों के बारे में तो बहुत ही अच्छी राय लोग बताते हैं अलग अलग। तो पढ़ते हैं साथियों। इनमें से मोहन राकेश की कहानी कौन सी नहीं है? फौलाद का आकाश, बी मलबे का मालिक, तीसरा मिस पॉल, चौथा है उपरोक्त में सभी। तो सही उत्तर आएगा साथियों चौथा। जो तीनों कहानी जो हैं वो मोहन राकेश की हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि मोहन राकेश पंजाब के किस शहर से थे। ठीक है, ज़रूर बताइएगा साथियों, बहुत अच्छे लेखक हैं, नाटककार हैं, कहानीकार भी। और 17वां प्रश्न साथियों, ये साथियों मिलान चिन्ह है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही देख लेते हैं पहले, तो मिलान कर बाद में करते हैं। तो मिलान में पहला क्या है? मैला आंचल कब छपा, इसके बारे में जरूर याद कर लीजिएगा साथी। चारों ही उपन्यास जो हैं वो हिंदी साहित्य के नींव का पत्थर हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यास है। मैला आंचल पता होगा फणीश्वरनाथ रेणु का है, गोदान प्रेमचंद का है, और त्यागपत्र जे भी आपको पता होना चाहिए, और चंद्रकांता जे देवकी नंदन खत्री ऐसे कुछ हैं, जी हाँ ऐसे कुछ नाम है उनका। तो त्यागपत्र जे भी आपने पढ़ा होगा। तो त्यागपत्र उपन्यास मेरे ख्याल से ये जनेन्द्र का होगा। तो साथियों ये उपन्यासों के जो रचना काल हैं वो हमें बताने हैं, तो सही जो है वो देख लेते हैं।
थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि अच्छी तरह से आप भी देख पाएँ। तो सही विकल्प साथियों आएगा, आपको बता देता हूँ, वह आएगा वी। ठीक है, क्योंकि बी में ये देख लीजिए दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, क्योंकि जो मैला अंचल है उसका प्रकाशन वर्ष है 1954, गोदान का है 1936 और त्यागपत्र का है 1937। ठीक है साथियों, और चंद्रकांता उपन्यास का है 1891। ठीक है साथियों, और चंद्रकांता उपन्यास हम कह सकते हैं पूर्व प्रेमचंद युग का उपन्यास है। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न है, इनमें आंचलिक उपन्यास का लक्षण क्या नहीं है? लोक भाषा, लोक विश्वास। ठीक है, मतलब आंचलिक उपन्यास की विशेषता बतानी है जो नहीं है। ठीक है, लोक भाषा तो होती है, लोक विश्वास भी होता है साथियों। आगे चलते हैं, अगला विकल्प पढ़ते हैं। लोक जीवन, और डी है रोमांस से भरी हुई कथा वस्तु। तो साथियों लोक भाषा, लोक विश्वास, लोक जीवन, जो तीनों ही होते हैं, और जो चौथा है वो रोमांस से भरी हुई कथा वस्तु, ये नहीं होता है। ठीक है, विकल्प में उसके लक्षण में। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न है साथियों, इसको पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। क्या है प्रश्न में? कौन सा उपन्यास प्रेमचंद पूर्व युग का नहीं है? चंद्रकांता, सिरकटीलाश, भूतनाथ या व्यम रक्षाए। ठीक है साथियों, तो साथियों जो चंद्रकांता है मैंने अभी बताया पूर्व प्रेमचंद का है, और भूतनाथ ये तो आपको पता ही होगा किसने लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है, और उसका जन्म भी मेरे ख्याल से 1888 ईस्वी में माना जाता है। तो उनके उपन्यास पूर्व प्रेमचंद और जो के हैं। और साथियों आपको बता दूं सरकटीलाश, ये मेरे ख्याल से गोपाल दास गहमरी, जो कि एक जासूसी उपन्यासकार है, उनका है व्यम रक्षाम। तो साथियों बचा चौथा, ये उपन्यास जो है वह पूर्व प्रेमचंद युग का नहीं है, प्रेमचंद पूर्व युग का नहीं है। ठीक है साथियों, तो व्यम रक्षाम रक्षाए किसका, माफ़ करिएगा, व्यम रक्षाए। ठीक है, तो किसका उपन्यास है जी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, जब आप खुद से ढूंढेंगे ऐसे उपन्यास को तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 20वां प्रश्न, मुझे चांद चाहिए। तो मुझे चांद चाहिए जी किसका उपन्यास है? सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। और मुझे चांद चाहिए के लिए मेरे ख्याल से उनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है साथियों, उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है ये। हालांकि सुरेंद्र वर्मा अत्यधिक प्रसिद्ध हुए नाटककार के रूप में, तो मुझे चांद चाहिए उनका एक बहुचर्चित उपन्यास माना जाता है। तो साथियों इसके नायक कौन है? वर्षा वशिष्ठ हैं, मिस लतिका हैं, या शशि है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 20वें प्रश्न का पहला उत्तर विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्षा वशिष्ठ इस प्रश्न का उत्तर है साथियों। 21वें प्रश्न पर चल पड़े हैं अभी हम। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। इनमें से प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी है? पूस की रात, सवा सेर गेहूँ, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर। साथियों ये कहानियाँ इतनी अच्छी हैं ना, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेमचंद किस स्तर के, किस कोटि के, किस श्रेणी के उपन्यासकार हैं। ऐसे ही नहीं उनका नाम लिया जाता है कहानियों में और उपन्यासकारों में। ठीक है, तो इन चारों ही कहानियों को पढ़िएगा। तो यथार्थवादी मतलब जो वास्तविक जीवन से संबंधित कहानी है, और गरीबी क्या होती है, किसान की जीवनी क्या होती है, इसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो प्रेमचंद के फटे जूते मैंने एक निबंध भी आपके सामने पढ़ा था, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा साथियों। हमारे वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में वहाँ मिल जाएगा। और साथियों वह इतना रोचक है, उसमें बताया है कि प्रेमचंद किस स्तर के सादगी से भरपूर इंसान थे। ठीक है, और उसमें पूस की रात के बारे में भी लिखा गया है उस निबंध में। तो जहाँ पर यथार्थवादी कहानी के बारे में पूछा जा रहा है, तो पूस की रात उनकी यथार्थवादी कहानी मानी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। वापसी कहानी के लेखिका हैं मनु भंडारी, दीप्ति खांडेलवाल, कृष्णा सोवती या उषा प्रियवंदा। साथियों आपको बता दो कि वापसी नाम से ना जाने कितनी कहानी हैं। मोहन राकेश ने भी कहानी वापसी नाम से लिखी है। फिर उदय शंकर भट्ट ने लिखी है। अभी लेखिका किस लेखिका ने लिखा है वापसी कहानी को? तो इसमें 4 लेखिकाओं का नाम है, कहानीकारों का नाम है। तो साथियों आपको बता दूं कि ये कहानी जो है उषा प्रियवंदा की है। ठीक है, तो
इस कहानी को आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। और किस प्रकार से एक व्यक्ति जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी परिवार की सेवा की है और जब वह रिटायर होकर घर आता है तो किस प्रकार से पूरा का पूरा परिवार उसके साथ लापरवाही से पेश आता है, ऐसे कि जैसे कि जो एक हमारे लिए कमाने का साधन था और अभी जो रिटायर होकर घर बैठ गया तो हमारे ऊपर अभी हुक्म चला रहा है, तो कोई उसको मानता नहीं है, उसका कोई भी लेवल नहीं घर में होता है, ठीक है साथियों। तो सब उसको नफरत करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं कि जैसे कि वो नाक के समान है, फिर वो लौट जाता है, वापस वो चला जाता है किसी कहीं और उसका मन करता है कि मैं वापसी कर लूँ जहाँ से मैं आया वहाँ चला जाऊँ। साथियों, ये उषा प्रियवंदा की कहानी है, बहुत रोचक है। उदय शंकर भट्ट ने भी वापसी नाम से कहानी लिखी है, मोहन राकेश ने भी लिखी है, और ना जाने कितने नाम मैं अभी लेना भूल रहा हूँ, ठीक है साथियों। वापसी नाम से बहुत अधिक कहानीकारों ने कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है साथियों। तो 22वां प्रश्न का ऑप्शन डी आएगा, उषा प्रियवंदा। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। ये कुछ उपन्यास की कुछ पंक्तियां हैं साथियों, और सामने उपन्यास का नाम है और हमें बताना है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई। साथियों लिख लीजिएगा, ये पंक्तियां अक्सर परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं और पूछी भी गई होंगी कहीं ना कहीं। तो साथियों 23वां प्रश्न है, और पहले बता देता हूँ, विवाह को मैं एक सामाजिक समझौता समझता हूँ, मानता हूँ। अगली पंक्ति है, नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। तो ये तो मैंने शायद पढ़ा भी हुआ है, ये विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं, ये शेखर एक जीवनी से है। तो अगर एक भी आपको मिल जाए तो थोड़ा बहुत गैस हो जाता है कि बाकी कहाँ से होंगे। तो विद्रोही मेरे ख्याल से, ये विद्रोही वाली पंक्ति जो है, विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं, ये शेखर एक जीवनी उपन्यास से है। तो जहाँ पर देखते हैं सी ऑप्शन में कहीं चौथा विकल्प है जी हाँ है, तो सी का 4 आ जाएगा, ठीक है। और तहसीलदार साहब की बेटी शाम से ही आधी रात तक डाकघर बाबू के घर में बैठी रहती है। तो ये तहसीलदार डॉक्टर बाबू वही प्रशांत की बात हो रही है, ये मैला अंचल से है, ठीक है। तो देखो 2 हमें मिल गए हैं, तो देखते हैं चौथा जो है उसका पहला आएगा, जी हाँ चौथे का पहला आएगा साथियों, ये देख लीजिए। तो माफ़ करिएगा जी, मैंने विद्रोही वाली पंक्ति को गलत पढ़ दिया, जे विकल्प आएगा तीसरे उपन्यास से, ठीक है। जी हाँ, जी हाँ साथियों, हम बिल्कुल सही हैं, विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं, ये शेखर एक जीवनी की ही पंक्ति है। मैं भी सोचूं कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, ये पंक्ति मैंने पढ़ी हुई है। उपन्यास बहुत अच्छा है साथियों, मनोवैज्ञानिक उपन्यास अज्ञेय जी का। और साथियों आपको बता देता हूँ कि जो चौथी पंक्ति है, तहसीलदार साहब की बेटी शाम से ही आदि, जे आपको बता दूँ मैला अंचल की है। और इसके अतिरिक्त विवाह को मैं एक सामाजिक समझौता मानता हूँ, ये पंक्ति लिखी गई है इतने पास अपने, ये मेरे ख्याल से ये एक उपन्यास है शमशेर बहादुर सिंह का, शायद काव्य पंक्ति हैं उसमें से, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न। आगे जो दूसरी है, नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। साथियों जो तीसरा ऑप्शन है, भाणवट की आत्मकथा, ठीक है साथियों। तो भाणवट की आत्मकथा ये तो आपको पता ही है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है साथियों, दलित वर्गों के द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य है। दलित साहित्य आपको पता होगा, बहुत अधिक दलित साहित्यकार हैं जो दलितों की स्थिति के ऊपर जिन्होंने साहित्य लिखा, लिटरेचर लिखा। तो पहली स्थापना मतलब एक उक्ति दी गई है, ठीक है, कि दलित वर्ग के द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य है। सही है जी साथियों, बिल्कुल गलत पंक्ति लग रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे साहित्यकार भी हुए हैं जिन्होंने दलितों की पीड़ा को साहित्य का रूप दिया, ठीक है। तो जिन्होंने कृतियों में दलितों की पीड़ा को उजागर किया, सिर्फ दलित वर्ग से आने वाले ही लोगों ने दलित साहित्य नहीं लिखा है, ठीक है साथियों। तो ये जहाँ पर उक्ति बिल्कुल गलत है। तर्क क्या दिया जा रहा है देखते हैं, दलित वर्ग के लोग स्वानुभूत वेदना को अधिक प्रामाणिक ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, जो दलित होगा अगर उसके पास उसके साथ माफ़ करिएगा, उसके साथ कभी पक्षपात हुआ होगा तो वो अच्छी तरह से जानता होगा कि
क्या वेदना होती है, ठीक है, वही असली ढंग से बता सकता है उस पीड़ा को। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से जो जहाँ पर सही और गलत बताना है तो पहली पंक्ति गलत है और दूसरी सही है, ठीक है। तो जहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है जहाँ पर, ठीक है साथियों। तो ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से स्थापना और तर्क को आपने पहचानना है। इस तरह की पंक्तियाँ यूजीसी नेट की परीक्षा में अक्सर आती हैं और ऐसे तर्क अभी मास्टर कैडर की परीक्षा में भी पूछने शुरू किए जा सकते हैं, क्योंकि यही परीक्षा का स्तर को सूझबूझ की स्थिति को और अंडरस्टैंडिंग की स्थिति को कि आप साहित्य में कितना जानते हैं। तो इस तरह की पंक्तियां अभी पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ लेते हैं। 25वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? शेखर एक अहंवादी चरित्र है। दूसरा, राग दरबारी एक व्यंग्य परक उपन्यास है। तीसरा, वाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की रचना कैथराइन दीदी ने की है। तो वाणभट्ट की आत्मकथा भी ऊपर ही प्रश्न में मैंने अभी आपको बताया कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित उपन्यास है। तो ये तो जहाँ बोला जा रहा है कैथराइन दीदी, और हमें क्या पहचाना? असत्य। यही तो असत्य हो गया। अगला पढ़ लेते हैं। गोदान में ग्रामीण एवं शहरी जीवन की दो कथाएं हैं। साथियों ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेहता मालती की स्टोरी अलग चलती है, राय साहब, ठीक है, वो अलग है, शहरों में रहते हैं। तो साथियों ये गोदान में दो शहर मतलब ग्रामीण जिसमें हो रही है, और दूसरा जहाँ पर मेहता मालती की स्टोरी चलती है अलग से। तो दो जीवन कथाएं वहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। शेखर अहंवादी चरित्र है, बिल्कुल सही सही है ये। राग दरबारी एक व्यंग्य परक उपन्यास है जिसको रिपोर्ताज विधा से लिखा गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल असत्य है, इसके ऊपर आप टिक लगाइए निसंकोच, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। 26वां प्रश्न साथियों आपके समक्ष है, क्या है? इनमें से कौन सा पात्र किस उपन्यास का है? सूचियों को सही मिलान करिए। तो साथियों पहले यहीं पर मिलान कर लेते हैं, फिर नीचे चलते हैं। तो बावन दास, ये आपको पता होना चाहिए। बावन दास जो है ये राग दरबारी, माफ़ करेगा, नहीं, बावन दास जो है वो मैला आंचल उपन्यास का पात्र है, ठीक है। तो आगे निपुण का, जे पे आपको पता होना चाहिए, निपुण का जो है वो बाणभट्ट आत्मकथा की पात्रा हैं। और रंगनाथ जे तो पता ही होगा आपको, राग दरबारी। और दातादीन जे गोदान का पात्र है। तो साथियों सभी आपको मैंने बता दिए। तो पहले का आ जाएगा 4, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा विकल्प। पहले का 4, दूसरे का पहले का 4, पहले में भी देखिए ये तनिक ये थोड़ा सा है मिस्टेक जहाँ पर। तो पहले का 4 आ जाएगा, माफ़ करिएगा, पहले का 4 नहीं आएगा, पहले का 3 आएगा। तो 3 दूसरे विकल्प में बी में देखिए। तो और ये वाला, ये देख लीजिए 3, ठीक है। फिर उसके बाद बी का 4 मतलब दूसरे का 4 बाणभट्ट के आत्मकथा बिल्कुल सही। और रंगनाथ राग दरबारी, ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा साथियों, ये वाला, ठीक है। इसको मिलान कर लीजिए, सही हमने चुने हुए हैं। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। 27वां प्रश्न है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जहाँ पर भी मिलान चिन्ह करने की बात कही गई है कि सही उपन्यास का उनके उपन्यासकारों के साथ मिलान करना है, तो साथियों चलते हैं मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो उपन्यास है उखड़े हुए लोग, फिर दूसरा है आपका बंटी, तीसरा है सूरज का सातवां घोड़ा, लाल टीन की छत। तो उखड़े हुए लोग में साथियों इसको मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो आपको सही लगता है सबसे पहले उसका मिलान करें। आपका बंटी ये तो बहुत फेमस है, जो मनु भंडारी की है। फिर उसके आगे सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती का है। लाल टीन की छत, ये निर्मल वर्मा का है, ठीक है। और बचा कौन? उखड़े हुए लोग, जो कि लिखा होगा राजेंद्र यादव ने, ठीक है। मुझे याद था, हालांकि नाम भूल रहा था मैं। तो अभी अगर 2 भी मिल जाएं तो तीसरा और चौथा मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलान करने होते हैं। तो सही है उखड़े हुए लोग, जो लिखा है राजेंद्र यादव ने। और पहले का तीसरा देखते हैं कहाँ पर है, ठीक है साथियों। तो पहले का तीसरा विकल्प जो है वो ये रहा, ठीक है। फिर दूसरे का पहला था, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, ये रहा सही कूट, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको कहा था कि होमवर्क के रूप में प्रश्न हमें दीजिए, वयम रक्षाम इनमें से किसकी रचना है। और लेकिन क्या हुआ कि मैंने ये अभी तक प्रश्न पूरे पढ़े नहीं थे। मैं अपनी भी प्रैक्टिस आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होमवर्क मैंने दिया था आपको, लेकिन देखिए कि यही होमवर्क अभी आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इसका उत्तर मैं ही बताने वाला हूँ। व्यम रक्षा है,
तो किसका ये उपन्यास है साथियों, ये अभी मैं बताने वाला हूँ, हालांकि आपको होमवर्क दिया था। तो ये उपन्यास है साथियों आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का, पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासकार। ठीक है, तो ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का उपन्यास है, इसको याद कर लीजिए साथियों। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। साथियों आगे एक फिर से गद्यांश जो है आपके सामने है। इसमें आपको ही मैं होमवर्क दूंगा, आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे और सही उत्तर हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर देंगे। मैं सर उपन्यास ये पंक्ति पढ़ रहा हूँ साथियों, तो इसके उत्तर दो ही हैं, मतलब इसके प्रश्न दो ही हैं, और आप जाकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं, व्यवस्थित कर देता हूँ अच्छी तरह से। साथियों मैं पढ़ रहा हूँ गद्यांश को, देखिए। फांसी क्यों अपराधी को दंड देने के लिए, पर इससे क्या वह सुधर जाएगा, इससे क्या उसके अपराधों का मार्जन हो जाएगा। जो अमिट रेखा उसके हाथों में खिंची है, वह क्या उसके साथ मिट जाएगी। फांसी दूसरों को शिक्षा देने के लिए, पर यह कैसी शिक्षा है कि जीवन के प्रति आदर भाव सिखाने के लिए उसी की घोर हृदयहीन उपेक्षा का प्रदर्शन किया जाए। और इससे भी कभी कोई सीखा है। मुझे तो फांसी की कल्पना सदा मुग्ध ही करती रही। उसमें सांप की आँखों सा एक अत्यंत तुषारमय किंतु अमोघ सम्मोहन होता है। एक सम्मोहन, एक नियंत्रण जो कि प्रतिहिंसा के इस यंत्र को भी कवितामय बना देता है, जो कि उस प्रकार बलिदान होते हुए अभागे या अतिशय भाग्यशाली को जीवन की एक सिद्धि दे देता है और उसके असमय अवसान को भी संपूर्ण कर देता है। साथियों ये तो रहा एक गद्यांश, तो इसमें से प्रश्न कौन सा है, उत्तर आपने बताने हैं। प्रश्न में पढ़ रहा हूँ, प्रतिहिंसा का यंत्र किसे कहा गया है। जहाँ पर इसी गद्यांश के आधार पर आपने जो उत्तर देना है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और ज़रूर इसका उत्तर दिएगा। प्रतिहिंसा का यंत्र किसे कहा गया है, मृत्यु को, फांसी की सज़ा को, अपराध लिख दिया जहाँ पर अपराध आना है, अपराध को, जन्म से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सांप की आंखों सा सम्मोहन किसमें होता है। सांप की आंखों का सम्मोहन किसमें होता है, तो ऑप्शन है मानव की आंखों में, फांसी की कल्पना में, मृत्यु की नज़रों में, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो साथियों कमेंट सेक्शन में जाकर उत्तर जरूर दीजिएगा। यह तो रही आज की वीडियो, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एक प्रश्न पत्र से ही मैं लाया था। ठीक है, PDF फाइल आपके सामने मैंने साझा की। तो कैसी लगी वीडियो आपको। वीडियो में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर मैं प्रतीक्षा करूंगा आपसे लेने की। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ। हिंदी साहित्य की व्याकरण, हिंदी साहित्य के उपन्यास, नाटक जैसी विधाओं या काव्य जैसी विधाओं से प्रश्न मैं अक्सर ला रहा हूं और समझाता भी हूं, कभी किसी टॉपिक को आसानी से हम कैसे कवर कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।